नमस्कार। आज 15 सितंबर 2025 है और आज हम नेपाल में हाल में जो एक बड़ा युवा आंदोलन हुआ उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, जो कुछ ही हफ्तों में बहुत तेजी से फैला। हाँ, हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख और रिपोर्ट्स हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि कैसे वो जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा उसने एक देशव्यापी विरोध को मतलब हवा दे दी। और इसमें नेपाल की जो जेन जेड पीढ़ी है जी उसने कैसे डिजिटल तरीकों से इसे ऑर्गेनाइज किया। बिल्कुल। और इस सब के पीछे असल मुद्दे क्या थे, चलिए इसी पर बात करते हैं। तो कहानी शुरू हुई 4 सितंबर को। सरकार ने अचानक फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप ऐसे 26 जाने माने प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए। हाँ, और ये फैसला एक ऐसे देश में लिया गया है जहाँ की युवा आबादी मतलब अपनी जानकारी के लिए, मनोरंजन के लिए, अपनी बात कहने के लिए इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो सरकार ने वजह क्या बताई? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो कहा गया कि भाई नए रजिस्ट्रेशन नियम थे, उनका पालन नहीं हो रहा था। लेकिन लोगों में ये बात तेजी से फैली, खासकर युवाओं में, कि ये असल में सरकार की आलोचना दबाने की कोशिश है। आलोचना किस तरह की? वो जो ऑनलाइन भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर बातें हो रही थी, वो हैशटैग चल रहे थे ना, हैशटैग नीपो बेबी, हैशटैग नीपो किड्स। हाँ हाँ, सुना था। तो ये हैशटैग दिखा रहे थे कि कैसे मतलब नेताओं या बड़े लोगों के बच्चे तो बड़ी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं और देश का आम नौजवान बेरोजगारी झेल रहा है या फिर विदेश से भेजे पैसों पर निर्भर है। तो लगा कि ये बैन उसी ऑनलाइन गुस्से को शांत करने के लिए है। समझ गई। और फिर बैन के 4 दिन बाद ही 8 सितंबर को काठमांडू में हजारों लोग सड़कों पर आ गए, ज्यादातर युवा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इन प्रदर्शनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुख्य तौर पर डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हुआ। यानी वही डिजिटल तरीके जिनका जिक्र हम कर रहे थे। बिल्कुल। और इनका नेतृत्व हामी नेपाल जैसे नए युवा समूह कर रहे थे। मतलब इनका किसी पुरानी राजनीतिक पार्टी से कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। ये दिखाता है कि कैसे जेनजी पीढ़ी बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। हाँ, उन्होंने विरोध के लिए नए रास्ते निकाले, जबकि सरकार शायद क्या कहते हैं वो पुराने कंट्रोल के तरीकों पर ही मतलब वो सोच रहे थे कि शायद पुराने तरीकों से काबू पा लेंगे। लेकिन फिर चीजें बिगड़ गईं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गए। जी, दुखद रूप से। खबरों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, पानी की बौछारें, रबर बुलेट और यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया असली गोलियों का भी इस्तेमाल किया। और आंकड़े तो वाकई डराने वाले थे। पहले ही दिन 51 मौतें, 347 से ज्यादा घायल। हाँ, और बाद में यह आंकड़ा और बढ़ा। कुल मिलाकर 59 प्रदर्शनकारी, 10 कैदी, 3 पुलिसकर्मी, 900 से ज्यादा घायल। बहुत ही दुखद स्थिति थी। और ये हिंसा अगले दिन 9 सितंबर को और बढ़ गई। जी, जब खबरें आईं कि प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास और मुख्य पार्टियों के दफ्तरों में आग लगा दी। माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया होगा। बिल्कुल। और इसी उथल-पुथल के बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना प्रमुख की सलाह पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा? हाँ, और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए काठमांडू के पास शिवपुरी में एक आर्मी बैरक में जाना पड़ा। ये नेपाल के हालिया इतिहास की एक बहुत बड़ी नाटकीय घटना थी। इसके बाद फिर सोशल मीडिया बैन हटा लिया गया। जी, बैन हटा, संसद भंग कर दी गई और घोषणा हुई कि अगले साल 5 मार्च 2026 को नए चुनाव होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक बहुत ही अनोखा मोड़ आया इसके बाद। हाँ, ये सचमुच अभूतपूर्व था। हुआ ये कि प्रदर्शनकारियों ने, खासकर युवाओं ने, डिस्कॉर्ड पर, जो एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, एक वर्चुअल वोट करवाया। वर्चुअल वोट? प्रधानमंत्री चुनने के लिए। हाँ, और बताया जाता है कि इसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और उन्होंने चुना 73 साल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर। सुशीला कार्की? जी, वो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं, है ना? जी हाँ। और इस तरह वो नेपाल के इतिहास में प्रधानमंत्री पद संभालने वाली पहली महिला भी बन गई, वो भी एक डिस्कॉर्ड वोट के जरिए। डिस्कॉर्ड से प्रधानमंत्री चुनना? जी, ये तो सोचने पर मजबूर करता है। क्या भविष्य में लोकतंत्र ऐसे ही चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर अब काफी बहस हो रही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इस बैन या इस्तीफे या डिस्कॉर्ड वोट तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में तो ये आंदोलन उस गहरे गुस्से का नतीजा था जो सालों से जमा हो रहा था। हाँ, व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, बेरोजगारी की समस्या, अर्थव्यवस्था का विदेश से भेजे पैसों पर हद से ज्यादा निर्भर होना और सरकार में जवाबदेही की कमी, ये सब मुद्दे थे। मतलब प्रदर्शनकारी सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि ओली हट जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ
चेहरे बदलना नहीं चाहते थे। उनकी बातों से, नारों से साफ था कि वो पूरे सिस्टम में, शासन के तरीके में बुनियादी बदलाव चाहते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। वो एक ऐसा भविष्य चाहते थे जो उन्हें अपना लगे, जहां उनके अवसर छीने ना जाएं। सही कहा। ये सिर्फ फेसबुक बैन के खिलाफ गुस्सा नहीं था, ये बहुत कुछ था जो अंदर ही अंदर पकड़ा था और वो फट पड़ा। और हमें ये भी देखना होगा कि दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। ZZ पीढ़ी कई जगहों पर आंदोलन कर रही है। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ प्रदर्शन हो, या हांगकांग में लोकतंत्र के लिए, या ईरान में महिलाओं के नेतृत्व में जो विरोध हुए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक नई तरह की, एक वैश्विक डिजिटल राजनीतिक ताकत उभर रही है जो पुराने राजनीतिक ढांचों को चुनौती दे रही है? ये बिल्कुल एक संभावना लगती है। एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। नेपाल में जो हुआ वो शायद इसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एक सोशल मीडिया बैन ने चिंगारी लगाई, जेनजेड ने डिजिटल तरीकों से एक बड़ा विरोध खड़ा किया, उसमें दुखद हिंसा हुई, और फिर एक अभूतपूर्व डिस्कॉर्ड वोट से देश को पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री मिली। बिल्कुल। लेकिन सतह के नीचे ये कहानी है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भाई भतीजावाद और एक बेहतर भविष्य की तड़प की। हाँ, और हालांकि अब 15 सितंबर तक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कम हो गए हैं, नेपाल अभी एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। जी। और ये जो डिजिटल क्रांति हुई है, इसने भविष्य की राजनीति, युवाओं की भूमिका और शायद लोकतंत्र के बदलते स्वरूप पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन पर हमें आगे भी नजर रखनी होगी और सोचना होगा। बिल्कुल। तो आज की इस पड़ताल में बस इतना ही।